जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए, क्या हमारा क्लास टाइम है। डेली मॉर्निंग 7 बजे भयंकर थ्योरी होती है और ये क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे होती है और 8 बजे जो है टेस्ट चलती है, ये मंडे टू सैटरडे होती है। संडे को मैं लाइव आता हूं। आप अपने जितने सारे सवाल हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किस टॉपिक को कैसे कवर करें, वो सारे सवाल जो है आप हमसे संडे को पूछ सकते हो। और इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए ड्रीम से बगाइयस चैनल को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। वहां पर जैसे ही आप फॉलो करोगे और जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे 5 मिनट के अंदर आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगी। और किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेलीग्राम पर आपका चैनल नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाओगे तो टेलीग्राम पर जाकर के आपको ओनली सर्च करना है, क्या ओनली सर्च करना है आपको ड्रीम सेवक आईएएस। तो बस इतना सा सर्च करेंगे तो आपको वहां पर क्या होगा, इस तरह के 5 ग्रुप मिलेंगे, है ना, जिसमें से एक हमारा होगा 67th बीपीएससी वाला ग्रुप। अगर आप बीपीएससी की तैयारी फ्यूचर में करना चाहते हो तो इसको भी ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नीचे बिहार पारा मेडिकल वाला ग्रुप है, इसको आप जाकर के ज्वाइन कर लें। और इसी के नीचे जो है मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर एक ग्रुप है, ये हमारा ड्रीम सेवक आईएएस के नाम से ये ऑफिशियल चैनल है, जिसमें 726 मेंबर अब तक जुड़ चुके हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। और ये वाला जो पारा मेडिकल वाला है, इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले ही हम लोगों ने और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं बिहार पैरामेडिकल को लेकर के, उसकी बात जो है हम लोग वीडियो के अंदर में कर लेंगे। लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी इतने कम समय में की जा सकती है ना, और क्या रणनीति हमारी आगे रहने वाली है एग्जामिनेशन को लेकर के। तो उन सब टॉपिक पर बात करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के अंदर में बने रहिए। लास्ट के 2-3 मिनट्स में हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारा रिक्वेस्ट आप लोगों का आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, बिहार पैरामेडिकल का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 2020 के पेपर को। इसको यहाँ पर ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि अच्छे से इसका डिस्कशन भी करेंगे, ताकि उस एरिया से जो भी सवाल पूछे जाएं उसको हम अच्छे से सॉल्व कर लें, बना लें, ठीक है। तो आज की क्लास में मेनली जो है हम लोग सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। एक बार आप सिलेबस जान लीजिए, क्या इसकी सिलेबस है ना। सिलेबस को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था क्लास के अंदर में भी, और फिर से आप लोगों को रिवाइज यहाँ से करा देता हूँ कि कौन कौन से सिलेबस आपके पूछे जाते हैं इस सेक्शन के अंदर में। तो देखिए, हमारा जो टोटल सेक्शन है वो 5 है, ठीक है, जिसमें से एक सेक्शन है हमारा जनरल साइंस का, इसको मैं साइंस बोलूंगा। जनरल साइंस में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथ से देखिए कितना सवाल पूछा जाता है, मैथ से आपका पूछा जाता है 15 क्वेश्चन। वहीं पर हिंदी है ना, हिंदी से जो है हमारा सवाल कितना रहता है 15 क्वेश्चन। और इंग्लिश से कितना सवाल रहता है, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है जीके, और जीके से कितना पूछा जाता है 20 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, किस एरिया से कितना पूछा जाता है उसको हमने बताया। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर पर आप मत जाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ से पुट अप किया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति विषयक उपाय है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति विषयक उपाय क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारा उधार नियंत्रण, बी सार्वजनिक व्यय को कम करना, सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण करना, या फिर डी नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली को बताना। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ पर आप समझ जाइए कि मुद्रास्फीति कहते किसको है ना, इसको समझ जाइए। देखिए, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस लेक्चर के अंदर में आप सिर्फ आंसर पर ध्यान मत दीजिए, आप बल्कि क्वेश्चन के लेवल को समझिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकल के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब कोई देश बहुत ज्यादा करेंसी को या पैसे को छापता है तो उसके यहाँ पैसे की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। पैसे बढ़ने की वजह से सभी के हाथों में पैसे होंगे तो सब कहाँ भागेंगे, मार्केट की तरफ भागेंगे सामान खरीदने के लिए। तो इससे क्या होता है, सामानों के रेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ता है तो उसको, इस समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली की यहाँ पर क्या होनी है, जरूरत पड़ती है। तो हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा डी, उच्च कराधान प्रणाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो आपको मेरे लिए यहाँ पर बताना है कि विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है ना। तो जल्दी से बताइए, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अंक डॉट, बी विश्व बैंक, सी यूएनडीपी, या फिर डी आईएमएफ। जल्दी से बताइए, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। चलिए मैं इसको लेकर के थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को दे देता हूं। देखिए, विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ प्रकाशित करता है, ठीक है।
थोड़ी सी आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो अपने सदस्यों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट भी यही प्रकाशित करती है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, जो इनका हेडक्वार्टर है वो हमारा वाशिंगटन डीसी के अंदर में है, जेनेवा के अंदर में नहीं है, बल्कि कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारा 1944 के अंदर में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 जो है उसका संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए संशोधन प्रक्रिया, बी आपातकालीन उपबंध, सी हमारा है प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार, या फिर डी सूचना का अधिकार। तो बताइए कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। जिन लोगों ने हमारा पहले वाला देखा होगा पॉलिटी का लेक्चर, उसमें मैंने बताया था सिविक्स के लेक्चर में कि आर्टिकल 368 जो है ये हमारा क्या है, ये संशोधन प्रक्रिया यहाँ पर हमको देती है, यानी संसद को जो है संविधान में संशोधन करने का पावर देती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। देखिए संविधान में संशोधन करने की जो बात है, जैसे अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है ना, उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा अब नहीं है। तो ये भी कहां से किया गया, ये भी संविधान संशोधन करके ही किया गया। संविधान में संशोधन जो है वो 3 तरह से किए जा सकते हैं। ठीक है, एक तो देखिए पहला वाला हम बदलाव जो कर सकते हैं वो उसको बोलते हैं साधारण विधि, यानी इसमें कोई ज्यादा वोट की जरूरत नहीं है। 50% से ज्यादा लोग अगर इसमें एग्री हो गए, 15% से ज्यादा लोग अगर एग्री हो गए तो साधारण विधि से कर सकते हैं। एक है हमारा जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर में क्या होता है, हमारा जो 2/3 है लोग, है ना, वो यहाँ पर एग्री होना चाहिए, और ये 2/3 जो है ये क्या होगा, 50% ऑफ द हाउस से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरे तरह का जो है जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर स्पेशल, इसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। इसमें क्या होता है, 50% स्टेट का भी यहाँ पर क्या होता है, उससे रजामंदी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अमेंडमेंट जो है वो 3 तरह का होता है। देखिए बिहार पारा मेडिकल की तैयारी कैसे करें, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर में मैंने बताया हुआ है, पूरी सिलेबस को बताया है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को वहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, आपको दिखाया है एग्जाम्पल में सबूत के तौर पर कि कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, पूरी रणनीति बताई है। अगर एक सीट आपको चाहिए बिहार पारा मेडिकल के अंदर में, तो इस वीडियो को जाकर के आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो देख लें। ठीक है, अब देखिए 74 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कहां से है, ये भी क्वेश्चन हमारा सिविक्स से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एम एन रॉय। एम एन रॉय के बारे में कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए एम एन रॉय ने ही पहली बार 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है उसको दिया था। इसके अलावा एम एन रॉय ने मैक्सिको और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की थी। तो याद रखिएगा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक किसको कहा जाता है, या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एम एन रॉय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मैं आपको यहाँ पर 90% कहूंगा, अगर आप पहले से नहीं जानते हो तो इसका आंसर आप गलत ही दोगे, है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा मौलाना आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल गफ्फार खान, या फिर डी शौकत अली। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना 90% लोग गलत आंसर दे रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी जो है सरोजिनी नायडू ने लिखी है, एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के अलावा जो है कुछ और लोग भी थे जो इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा करते थे, और वो कौन थे, वो थे हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले जो हैं वो भी इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा करते थे, यानी हिंदू और मुस्लिमों की एकता कायम करने में इनका काफी रोल ये अदा कर सकते थे, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, तो देखिए 1896 ईस्वी में अली जिन्ना जो है वो क्या हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, और फाइनली 1913 में ये क्या हुए, अलग होकर के यहाँ से क्या बना लिए, मुस्लिम लीग का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यादव राजाओं की राजधानी थी
तो यादव राजाओं की राजधानी कहां पर थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर है ऑप्शन कृष्णागिरी, बी देवगिरी, सी वाराणसी या फिर डी कांचीपुरम। जल्दी से बताइए यादव राजाओं की राजधानी कहां पर थी। देखिए यादव वंश जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यादव वंश जो है ये बहुत प्राचीन वंश है और ये स्वयं को क्षत्रिय मानता रहा है, ठीक है। यादव वंश के संस्थापक अभी वहां पर ये रह रहे हैं और तो इनका जो मेन राजधानी था अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, देवागिरी था, ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ बी है देवागिरी, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। देवागिरी को ही दौलताबाद कहा जाता था और ये कहां पर है, ये हैदराबाद के अंदर में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गवर्नर जनरल को, है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर लॉर्ड रिपन को जो है वो क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे और इसको क्या कहा जाता था, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। मैं बता रहा हूं लॉर्ड रिपन को क्यों कहा जाता था। देखिए लॉर्ड रिपन ने एक कानून पास किया था और उस कानून के तहत शहर और गांव दोनों को स्थानीय बोर्ड वहां पर बनाए थे। कहां कहां पर, शहर में भी स्थानीय बोर्ड बनाए थे और गांव में भी स्थानीय बोर्ड बनाए थे। तो इससे लोगों को काफी हेल्प मिली, तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखिए इससे दो फायदा हुआ स्थानीय स्वशासन से। पहली चीज तो ये हुई कि जो लोग भटक रहे थे, है ना, और डिमांड कर रहे थे कि उनको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, तो उनको लोगों को राहत मिल गई। दूसरा क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, विकेंद्रीकरण वहां से स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों बातें हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 के 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ए द्विपक्षीय संधि, बी ड्रैक्सबर्ग की संधि, सी त्रिपक्षीय संधि या फिर डी पुनर्बीमा संधि। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1873 में देखिए 3 सम्राटों की संधि हुई थी। मेनली ये 3 सम्राट में कौन कौन थे इसको जान लीजिए आप लोग। पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा इसका बी ड्रैक्सबर्ग की संधि। अब थोड़ी सी थ्योरी जान लीजिए क्या हुआ था, है ना। देखिए 3 सम्राट थे। पहला है हमारा जर्मनी, ठीक है। दूसरा में याद रखिएगा, दूसरा सम्राट जो इसमें शामिल थे जर्मनी के अलावा वो कौन थे, वो था हमारा रूस, है ना। और इसमें तीसरा सम्राट कौन थे, तीसरा सम्राट को भी आप याद रखिएगा। पहली हो गई जर्मनी, दूसरी हो गई रूस और तीसरा क्या हो गया हमारा, तीसरा हमारा हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, है ना, और हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इसको याद रखिएगा। ये तीनों सम्राट जो हैं 1873 में क्या हुए थे, मिले थे। इनका मेन मकसद क्या था, जर्मनी और रूस यहाँ पर क्या पहल कर रही थी, मेन यहाँ पर पहल कर रहा था रूस। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी जो जर्मनी के पास सटे हुए थे, तो इनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट को कम करना और इन सबको जो है फ्रांस के खिलाफ तैयार करना था। इसी संधि को ड्रैक्सबर्ग की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए बिहार पारा मेडिकल से रिलेटेड काफी सारा क्वेरीज आपका रहता है कि एएनएम और जीएनएम की तैयारी कैसे करें, है ना। और एएनएम के लिए मैंने तो आर्ट्स से क्या किया है, इंटर पास किया है, तो मैं एएनएम का फॉर्म भर सकता हूं क्या, मैंने तो बायोलॉजी से लिया है, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं क्या, है ना, क्या इसकी योग्यता है, क्या क्या यानी किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, कट ऑफ कितना जाता है, ये सारी चीजें और कैसे आप तैयारी करेंगे, एक ओवरव्यू यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में बताया है। इसका भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे। तो आपको मेनली बताना है कि पंडित जगन्नाथ जो थे ये एक कवि थे, किस राजा के राजकवि थे, किस राजा के दरबार में राजकवि के तौर पर उभर करके आए थे। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है ए हुमायूं, बी अकबर, है ना, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। जल्दी से बताइए पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे। पहले मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। देखिए पंडित राज जो थे इसके बारे में कुछ और चीजें आप जान लीजिए। देखिए पंडित राज जगन्नाथ जो है ये उच्च कोटि के कवि थे। सबसे पहली बात क्या थे, ये उच्च कोटि के कवि थे, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये जो हैं क्या थे, समालोचक साहित्यकार भी थे
और ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे और साथ ही साथ ये जयपुर के एक विद्यालय के संस्थापक भी थे। जयपुर में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। दिल्ली के शासक ने क्या किया था, राज पंडित की उपाधि यहाँ पर प्रदान की थी इसको। क्यों? क्योंकि ये एक वाद विवाद में दिल्ली आए थे और वहां पर आने के बाद उन्होंने भैया किसको हराया था, उन्होंने काजी को हरा दिया था। तो इसको देख करके इसको जो है राज पंडित की उपाधि प्रदान की गई थी। बाद में ये जो है क्या हुए, जहांगीर के शासनकाल में अंतिम चरण में दोबारा से जब दिल्ली आए तो शाहजहां ने इसको क्या किया, अपना राजकवि बनाया था। तो मेनली ये जहांगीर के टाइम में ये काजी को हराया था और जब ये यहाँ पर शाहजहां के समय में दोबारा आए तो शाहजहां ने इसको क्या कर लिया, राजकवि बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो भारत में ज्वालामुखी से क्या बना है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी से क्या बना है, दक्षिण का पठार बना है भारत के अंदर में। जबकि हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय किस चीज से बना है, आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक। आपने अल्फ्रेड नोबेल की थ्योरी तो पढ़ा होगा, है ना, प्लेट टेक्टोनिक वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पूरी दुनिया के पूरी जो अर्थ है ये क्या है, 7 माइनर और 7 मेजर जो है, कुछ माइनर और 7 मेजर जो है किससे बने हुए, प्लेट से बने हुए हैं। और ये प्लेट आपस में मूव करते रहते हैं और यही प्लेट जब आपस में क्या हुए, एक साथ आमने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। और इस तरह से दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से ये जो आकृति है ये क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप कैसे बना है आपको पता है, लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ्स से बना है। कोरल रीफ्स के मरने की वजह से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाटी जो है हमारी वेस्टर्न घाट, उसका निर्माण भी आपको पता है किस तरह से हुआ है ना। तो चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थलाजात निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाद्वीपीय मगन तट एवं ढाल पर, है ना। तो स्थलाजात निक्षेप देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना अपर्दन, है ना, जैसे, तो उस तरह की चीजें हैं ये। तो स्थलाजात निक्षेप कहाँ पर होती है, तो आंसर क्या होगा, महाद्वीपीय मगन तट एवं ढाल पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो अंटार्कटिका आपने देखा होगा टोटल कितने, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। टोटल कितने महादेश हैं आप लोग बताइए। टोटल महादेश हैं 7, ठीक है। सबसे बड़ा महादेश आपका हो गया क्या, यहाँ पर एशिया। इसके बाद दूसरा महादेश कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पर कौन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। उसके बाद आप आ जाइए नीचे, यहाँ पर क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो फर्स्ट में हमारा हो गया एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में नॉर्थ अमेरिका, है ना, और चौथे में क्या हो गया, एशिया, और पांचवे में क्या हो गया भैया, पांचवे में हमारा हो गया अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका याद रखिएगा, पांचवे में अंटार्कटिका हो गया। और छठे में क्या हो गया, तो याद रखिएगा छठे में जो है वो हमारा हो गया यूरोप, 6 नंबर में हो गया हमारा यूरोप। और 7वें नंबर पर हमारा यहाँ पर हो गया क्या, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से मैप के द्वारा आप याद रखिएगा, इस तरफ यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, महादेश हैं, या फिर इसको बोलते हैं कंटिनेंट। तो अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है, ये वाली 5वीं कंटिनेंट, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है ए माउंट कुक, बी माउंट ब्लैक, सी माउंट एब्रूस, यहाँ पर डी है माउंट एल्ब्रूस। देखिए यहाँ पर माउंट एब्रूस और माउंट एल्ब्रूस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो है ये अंटार्कटिका का द्वितीय सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, तो ये ज्वालामुखी का शिखर आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, माउंट एल्ब्रूस होगा। माउंट एल्ब्रूस एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है जो कहां पर है, जो अंटार्कटिका के अंदर में है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी? आपको यहाँ पर बताना है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी, बेसिकली ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा रेटजेल, ऑप्शन बी है हमारा ब्रेंचेच, ऑप्शन सी है हमारा डिलाबॉस, ऑप्शन डी है हमारा हैम्बोल्ट। तो बताना है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी। देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, डिलाबॉस,
इनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म जो है ये किससे संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें पर्यावरण में ये सीमाएं बताते हैं कि पर्यावरण की क्या क्या सीमाएं हैं, है ना। तो अभिनव फ्रांस में, है ना, जो भूगोल का श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। तो डीला ब्रॉस काफी इंपॉर्टेंट नेम है, आप याद रखिएगा। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म जो पर्यावरण से संबंधित है, इसकी जो नींव है वो डीला ब्रॉस ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए न्यून तापमान का, बी उच्च तापमान का, सी अति चालक का, या फिर डी ईंधन उत्पादन का। तो क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए मेनली यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए क्रायोजेनिक जो है मेनली न्यून तापमान से रिलेटेड है, ठीक है। न्यून तापमान पर पदार्थों का जो उत्पादन होता है उसकी ही प्रकृति, है ना, उस पदार्थ एवं उसकी जो प्रकृति होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। तो क्रायोजेनिक इज बेसिकली एन स्टडी, है ना, क्रायोजेनिक इज बेसिकली अ स्टडी, है ना, ऑफ क्या, न्यून तापमान यानी क्या, लो टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इज अ स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। तो क्रायोजेनिक जो है वो क्या है, हमारा न्यून तापमान और से रिलेटेड है, न्यून तापमान और पदार्थों का जो उत्पादन होता है न्यून तापमान पर उसके अध्ययन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आकाश से बिजली गिरने से होने वाली हानि से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर त्वरित चालक यंत्र लगाए जाते हैं। ये क्लास 10th के अंदर में भी ये बातें लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर में, है ना। तो देखिए जब क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बचाने के लिए बिजली के कड़के जो गिरते हैं उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान होती है। उस बिल्डिंग को बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक इस तरह से लोहे के नुकीले रॉड को लगाया जाता है, ताकि जब भी कड़का कड़के तो वहां से क्या हो, इस रॉड से वो कड़का जो है इसमें लग करके बिना भवन का को नुकसान पहुंचाए क्या होता है, यहाँ से जो छड़ लगी होती है उससे क्या होती है, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी चार्ज जो है वो कहाँ होती है, धरती में चली जाती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, धरती में चली जाती है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि ये जो रॉड होता है ये किस तरह का होता है। तो आंसर हमारा ए होगा, तांबा धातु जैसे अच्छे चालक से बना होता है, जिसके किनारे जो होते हैं क्या होते हैं, काफी पैने होते हैं। तो ये इलाका, ये जो ऊपरी एरिया होता है ये एंटीना के जैसे बहुत नुकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशाली होती है। तो कंप्यूटर की ये सारी मेमोरी का नाम है, इसमें कौन अप्रभावशाली होगा। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो है बिहार पारा मेडिकल के अंदर में 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन। और जो है बीएड के अंदर में भी हर साल एक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रहता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, रैम रोम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर की जो है एक स्पेशल थ्योरी क्लास करवा देंगे, जिसमें बिहार पैरामेडिकल और बीएड दोनों को जो है यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए रैम। रैम को क्या बोला जाता है, रैंडम एसेस, है ना, एसेस मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैंडम एसेस मेमोरी बोला जाता है। ये देखिए रैंडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है रैंडमली कभी पड़ता है जरूरत होने पर। जब तक कंप्यूटर चालू रहती है तभी तक इसका यूज रहता है, और कंप्यूटर जब बंद हो जाती है तो इसका यूज जो है खत्म हो जाता है। और इनका जो है हमेशा इस्तेमाल नहीं पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तो इसको ढूंढ करके खोज लिया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका रैंडमली जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एसेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इसको जो है अप्रभावशाली मेमोरी भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, मेरे लिए अप्रभावशाली भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटिंग। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर से सवाल पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व का कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। आप देख सकते हैं क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आस्की, ठीक है, आस्की, है ना, ASCII, जिसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। आस्की का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना,
और इसका कंप्यूटर में इस्तेमाल जो है किया जाता है मानक के तौर पर। इसका मेन जो काम होता है, ये टेक्स्ट को क्या करती है, निरूपित करती है, जो हम लिखते हैं उसको निरूपित करती है। और आस्की में जो है टोटल कितने कोड होते हैं इसको भी आप याद रख लीजिएगा, आस्की में टोटल जो है 256 कोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पर दो तरह के तेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा, एक है हमारा आलसी का तेल और दूसरा है हमारा ताड़ का तेल, जिसको तारपीन का तेल कहते हैं। क्लास 10th में काफी हम लोगों ने तारपीन के तेल के बारे में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर पेंट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है? पेंट को तैयार किया जाता है आलसी के तेल के द्वारा, तो आंसर होगा हमारा डी। लेकिन अगर पेंट को मिटाना है, पेंट को मिटाना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है हमारा तारपीन के तेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए सबसे पहली बात, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जान लीजिए। स्वीडन के वैज्ञानिक थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल नाम था। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये जब मरे तो अपनी पूरी संपत्ति को इन्होंने दान दे दिया और उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि जो भी लोग अच्छे काम करेंगे उसको इस एग्रीमेंट से ये जो जितनी दौलत थी उसकी सारी दौलत का जो इंटरेस्ट होगा सालाना उन लोगों को पे कर दिया जाए, उन लोगों को दुनिया में दे दिया जाए जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और वहीं से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है और ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। मेरे लिए आप याद रखिएगा किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है, मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट डाउन करते जाइएगा। पहला है हमारा शांति, है ना, तो शांति के क्षेत्र में, जो पीस के क्षेत्र में करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा साहित्य के क्षेत्र में, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, है ना, जो अच्छी साहित्य की किताबें होती है पूरे वर्ल्ड में, उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो है रसायन क्षेत्र में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके अलावा आपने सुना है फिजिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। फिजिक्स के अलावा 5वें नंबर पर हम लोग चलते हैं, फिजिक्स के अलावा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में भी दिया जाता है ना, और मेडिसिन के अलावा जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए भैया, आप गिन के ही बता दो कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। तो प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? 6। शांति, साहित्य, रसायन, फिजिक्स, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम लोग अगले 2-3 मिनट तक जो है स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, कैसे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी हम लोग करेंगे। देखिए विलिंगटन ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको ये पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट बता देता हूँ। ये विलिंगटन ट्रॉफी जो है वो नौका विहार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि विलिंगटन ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये नौका विहार से संबंधित है। ठीक है, तो मेरे लिए ट्रॉफी और जो है इसके अलावा किस खेल से संबंधित है उसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को इंस्टाग्राम पर और सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करें। सर्च करने का एकमात्र उपाय है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग उस प्लेटफॉर्म पर जाकर लिखना है और ढूंढना है। जैसे ही आप ड्रीम सेवक आईएएस लिख के ढूंढोगे तो इंस्टाग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर या एक साथ लिख सकते हो @ड्रीम सेवक, है ना, आईएएस, ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि कैसे आखिर हम लोग तैयारी कर सकते हैं बिहार पैरामेडिकल के इतने कम समय के अंदर में। ठीक है, हालांकि इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपकी तैयारी कैसे कराऊंगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे अभी 2020 के क्वेश्चन को लाया तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा। सबसे पहले जीके सेक्शन को करेंगे, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी के भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा और समय समय पर कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए वो सब मैं लाता रहूंगा। इसके लिए आपको ग्रुप में आना पड़ेगा। ये जो पीडीएफ है जिसको मैंने मार्क किया है, ये अगर आपको टिक किया हुआ पीडीएफ चाहिए, इसके लिए भी आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम को नहीं जानते हैं, तो प्ले स्टोर पर जहाँ से आप फेसबुक व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो वहीं पर जाकर के आप सिर्फ सर्च करो TELEGRAM टेलीग्राम, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करके जो ग्रुप है हमारा उससे आप जुड़ जाएं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट पहले से ही हो चुकी है। आपको पता है डेली मॉर्निंग में 7 बजे भयंकर थ्योरी किसी किसी दिन नहीं चल पाती है, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर इंटरनेट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए मैं अभी क्षमा चाहता हूं। और 8 बजे जो है डेली क्या होती है, 8 PM को रात में टेस्ट चलती है।
तो आप ये मत सोचें कि बिहार बीएड वालों की क्लास चल रही है, क्योंकि सारे टॉपिक्स दोनों में सेम हैं। तो अगर इंस्टेंट अभी वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लीजिए कि सर मैं न्यू हूँ, कैसे मैं तैयारी करूँ, मैं आपको वहां पर गाइड करूंगा। बिहार बीएड के कौन से वीडियो आपको देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके।